नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बहुत समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो पठानकोट एयर बेस पर इन्होंने गुस्ताखी की थी और बाद में 2 घटनाएं और थी जिनका उल्लेख कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, उड़ी और पुलवामा। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी थी, संभवतः उड़ीसा की एक जनसभा थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग-थलग कर देंगे और उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये भी संकेत दे दिए थे कि इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा और वो हमने देखा है। आज जो औकात रह गई है कुल मिलाकर के पाकिस्तान की वो ये है कि पहले हमारे लगभग सभी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान का ज़रूर उल्लेख करते थे किसी न किसी रूप में। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पाकिस्तान का नाम ही लेना बंद कर रखा है। उसको गंभीरता से कोई अब लेता ही नहीं है। बल्कि जो मुस्लिम देशों का इनका संगठन है, वो भी अब पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेते हैं। अभी रियाद में एक जमावड़ा हुआ था, फिलिस्तीन, हमास और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर के। वहाँ पर जो पंक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए लोग थे, उनमें मालदीव के राष्ट्रपति भी थे। टर्की के थे, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति को भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया और पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री की मुंडी ढूंढ रहे थे, फोटो को इनलार्ज कर करके कि कहाँ है। कहीं वो पीछे की पंक्ति में खड़े किए गए थे। तो इसको कहते हैं सीधी-सीधी बेइज्जती की गई और औकात बताई गई कि तुम्हारी औकात क्या है। वैसे तो ये इतना उछलते हैं हमास को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के, गाज़ा पट्टी को लेकर के। मेरे विचार से जितने भी 57-58 मुस्लिम देश हैं, इतना कोई भी नहीं उछल रहा होगा जितना पाकिस्तान उछलता है। लेकिन जब उसी पर डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो इनकी मुंडी तक दिखाई नहीं दे रही थी उस फ़ोटोग्राफ में। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरी बात ये है कि एक कहावत है पुरानी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये खिसियाया पाकिस्तान, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 के शुरू में, उसकी ट्रॉफी को लेकर के पीओके में उसका प्रदर्शन करना चाहता था, वहाँ जुलूस वगैरह निकालना चाहता था। वहाँ के पीओजेके के 3 शहरों के नाम भी उन्होंने दिए थे मुरी के साथ। गुंजा का दिया था, मुज़फ़्फ़राबाद का दिया था, एक स्कार्दू का दिया था। बीसीसीआई ने इस पर कड़ा ऐतराज़ किया कि एक विवादित क्षेत्र में आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हैं और जो इन्होंने ट्वीट किया था क्रिकेट पाकिस्तान ने, उस पर गहरी आपत्ति दर्ज की। तो आईसीसी ने उनको कह दिया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है विवादित क्षेत्र में ले जाने की ज़रूरत भी ना करें। अब चुप है। एक तो ये मुद्दे हैं, ये पाकिस्तान इतना खिसियाया हुआ क्यों है? दूसरे, ट्रंप के आने के बाद से हम जो हलचल देख रहे हैं, वो बांग्लादेश में भी दिखाई दे रही है, वो पाकिस्तान में भी दिखाई दे रही है और जो डीप स्टेट है, ऐसा लगता है कि ट्रंप ने उसको ख़त्म करने की दिशा में कड़े कदम उठा दिए हैं। कुछ फैसले ऐसे लिए हैं, जिनको आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसले हैं, क्या ये डीप स्टेट को ख़त्म करने की दिशा में उनका कदम है? जैसा कि वो ऑलरेडी कह भी चुके थे कि डीप स्टेट को मुझे ख़त्म करना है। तो आज हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स के बहुत ही महीन जानकार आदि अचिंत जुड़ रहे हैं। आदि जी के साथ जुड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। तो साहब, पहले तो ये रियाद वाली जो घटना हुई है, हालाँकि बहुत सारे लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। उनकी औकात ही ये है कि उनको वहाँ खड़ा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के लोगों की जो चर्चाएँ थी, वो सुनकर के मुझे बड़ी तसल्ली मिल रही थी।
कुछ लोग कह रहे थे कि जरा कल्पना करिए कि अगर मोदी जी वहां होते तो फिर उनको कहाँ खड़ा किया जाता, उनको क्या पोजीशन दी जाती। यानी वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना करते हैं, या जो मोदी जी का एक सम्मान है पूरी दुनिया में इस समय और वैश्विक मंचों पर जिस तरीके से वो सेंटर में दिखाई देते हैं, वो अब उससे अपने देश के प्रधानमंत्री की औकात एक तरीके से डिस्कस करते हैं कि साहब हमारी औकात क्या होकर के रह गई है। तो इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानियों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे रा की साजिश है सर। इसका तो एक ही जवाब है सर, पाकिस्तानियों की हालत जो है वो पाकिस्तानियों ने अपने आप करी है। उसके आगे कुछ बोलना तो मतलब अजीब ही लगेगा, क्योंकि अब देखिए हम तो जो करें ना करें, हमसे ज़्यादा डैमेज पाकिस्तान अपने आप को खुद ही करता है सर। तो हमारा तो योगदान कम ही रहेगा उसके अंदर। जब बोलते हैं ना, एक पुरानी सेइंग है अंग्रेजी में कि व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ डोंट डिस्टर्ब हिम। तो हमारा वही स्टेटस है कि वो अपने सबसे बड़ी गलती कर रहा है ज़िंदगी के अंदर, तो हम क्यों उसको डिस्टर्ब करें, हम क्यों उसको कुछ बताएँ, क्यों आगे करें। देखिए, आपने उसका बताया कि सर वो फ़ोटो में सबसे पीछे खड़े थे। सर पाकिस्तान से मिलेगा क्या? सऊदी अरेबिया इस टाइम पे पाकिस्तान के कोई 86,000 लोगों को वापस भेज चुका है कि ये लोग भिखारी भिखारी हैं, यहाँ पर सड़क पे भीख माँगते हैं। तुम लोग ऐसे-ऐसे लोगों को भेजते हो, यहाँ पर उल्टे-सीधे काम करते हैं। अगर आप दुबई में जाएँगे सर, पाकिस्तानियों को कोई दुकान में घुसने नहीं देता। दुकान के बाहर ही खड़े होते हैं वो, दरवाज़ा खोलने के लिए, ये कामों के लिए रहते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जितने भी जो थोड़ा बहुत क्राइम ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर होता है, वो सारा पाकिस्तानी ही करते हैं। और ये तो सिर्फ़ पाकिस्तानियों का मिडल ईस्ट में हाल नहीं है सर, ये तो हर जगह हाल वही है। तो आपको ये चीज़ दिखेगी। दूसरा सर देखिए, पाकिस्तान का जो एक एक स्टैंडिंग है एज़ अ कंट्री, अब वो इस्लामिक कंट्री एंड ऑल दैट, ये वो, अभी इनके पास से आप अपना न्यूक्लियर वेपन हटा दें, तो ये वो पिछली लाइन पे नहीं खड़े होंगे सर, ये फ़ोटोग्राफ़र के पीछे खड़े होंगे। इनसे कोई बात तक करने को राज़ी नहीं होगा, बिकॉज़ इनके पास कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग। इनके पास कोई स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस नहीं है, इनके पास कोई वैल्यूएबल एडिशन नहीं है कि भई कुछ आके कुछ अच्छी बात करें, कुछ बताएँ कि साहब नहीं, नहीं यार, ये वाला जो मुद्दा है इसको इस तरह रिज़ॉल्व किया जाए तो अच्छा रहेगा, इस तरह इसको इस रिज़ॉल्व किया जाए तो अच्छा रहेगा, ये कुछ भी नहीं है इनके पास। तो शहबाज़ शरीफ का सर सामने खड़े होना का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ये बड़े, अब बोलते हैं ना, दिस इज़ द बिग बॉयज़ गेम, बड़े बच्चों का खेल है ये। ये यहाँ पर ये जो टुच्चे-मुच्चे होते हैं उनका कोई काम नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया जो है ना सर, वो देखिए अब क्या है, इनका जो एक वो ऑब्सेशन है भारत के साथ, हर चीज़ में। अब आप देखिए ये जो चाइनीज़ को वहाँ पर जो मार रहे हैं, इनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, जो भी, मैं उनको फ्रीडम फाइटर बोलता हूँ, बीएलए वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो जो चाइनीज़ पे अटैक्स करते हैं। अब कल उनकी फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि साहब ये तो भारत करा रहा है। तो ये तो इनकी हालत है सर कि अपनी जो भी गलतियाँ हैं, इनको कभी ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे। जैसे भारत में सर कोई गलती होती है, लोग अपने आप एक्नॉलेज करते हैं, उस पे डिबेट्स होती हैं, उसके ऊपर लड़ाई-झगड़े होते हैं, मतलब लोग एक-दूसरे की गर्दन तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। बट हम उसको बड़ा वाइल्ड और वायलेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट है, क्योंकि लोग बात करते हैं एक-दूसरे से, डिस्कशन करते हैं और लोगों को डर लगता है गलतियाँ करने में। यहाँ तो कोई डर ही नहीं है सर, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी वो यहाँ से पैसे आते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं तो यहाँ चले जाते हैं, इनका वही काम है सर। और ये जाते क्यों हैं ये मीटिंग्स के अंदर, यार किसी के साइड में कुछ बैठ-बूठ के कुछ पैसे-पूसे मिल जाएँ तो वो ठीक है। इनको गाज़ा, फिलिस्तीन से कोई लेना-देना नहीं है सर। इन स्पाइट कि ये सबसे ओनली एक इस्लामिक कंट्री है जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप इज़राइल में नहीं जा सकते। दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड इन इज़राइल करके लिखा होता है इनके पासपोर्ट में। तो आप ये देख लीजिए सर, इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, इनका कोई से नहीं है। इनको बुला लेते हैं वहाँ पर, अब वो भी पता नहीं क्यों, वो एमबीएस को पूछना पड़ेगा कि भाई क्या आपको आपको क्या मिलता है इनसे बुला के? तो ये तो सर मैं आपको बताऊँ, थोड़े टाइम आगे जाके आपको दिखेगा कि ये पाकिस्तानियों को बुलाना बंद हो जाएँगे। दे विल बिकम सो हाइली इर्रेलेवेंट कि इनका कोई भी बात सुनने को राज़ी नहीं है। अब देखिए वो जो इस्लामिक मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हुई थी, 57 कंट्रीज़ वहाँ पर मिली। जी, जी। इनमें स्टेटमेंट सबके बाहर निकले, बशर अल-असाद का स्टेटमेंट निकला, तुर्की का स्टेटमेंट निकला, सबका स्टेटमेंट निकला, लेकिन पाकिस्तानियों का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा मैंने। तो ये तो देखिए सर, अब ये भारत के साथ तुलना करते हैं, भारत अभी बड़े बड़े गेम खेल रहा है। भारत, रशिया, चाइना, अमेरिका के बीच में खड़ा होता है। तो ये तो, अब वो जो ग्लोबल पावर्स के गेम में आ रहे हो आप धीरे-धीरे करके, तो ये पाकिस्तान कहाँ अपने आप को, रीजनल पावर भी नहीं है सर।
आए दिन कभी उसको अफ़गानिस्तान ठोक देता है, कभी ईरान ठोक देता है, कभी हम ठोक देते हैं। आई मीन वो बोलते हैं ना सर, एक ना पुरानी ज़माने की मूवीज़ में आपको याद होगा, पिक्चरों में, कि एक वो बेचारा कोई दारू-वारू पी के बैठा होता था सड़क के चौराहे के अंदर और जो चलता उसको थप्पड़ मार के जाता था। पाकिस्तान की वो हालत है अभी इस टाइम पे। इसके पास ना पैसे हैं, ना इनोवेशन है, ना इकोनॉमी है, ना मिलिट्री है, ना कुछ है। तो इसको सामने रख के क्या मिलेगा सर इनको? ये तो बड़ा एक क्लियर सिस्टम है। दूसरा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि ये जो ये आईसीसी का, आप देखिए मेरे को भी यही समझ नहीं आता, जी, आईसीसी जी। वालों को पाकिस्तान में मैच खेलने में क्या मिलता है? ये एक सवाल हमको आईसीसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि 60 से 80% का जो आईसीसी का फंडिंग है वो तो हम ही देते हैं। बीसीसीआई की तरफ से जाता है। तो ये सवाल राइट। हमको पूछना पड़ेगा कि यार आप पाकिस्तान में क्यों करते हो? अब हमने लात तो मारी है ज़ोर से अच्छे से उसको कि अब आईसीसी वालों को भी पीछे हटना पड़ा और जितना भी उनको वो जो मर्री में, मुज़फ़्फ़राबाद में और क्या नाम है आपका, स्कार्दो। स्कार्दू में ये लोग करने वाले थे, वो सब तो खत्म हो गया। बट ये चीज़ें देखिए, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें हैं कि अगर हम लोग इतना पैसे दे रहे हैं आईसीसी को, तो उसको हमारे इशारों में नाचना चाहिए हर समय और ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी। मेरा तो सर पर्सनली कोई क्रिकेट में इतना, ना मैंने कभी खेला है, ना मेरे को शौक है देखने का, ना मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि इस टाइम पे टीम का कैप्टन कौन है। बट इसको पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखना पड़ता है कि आप ऐसी कंट्री में कौन जाएगा और कौन-सी टीम इतनी उतावली हो रखी है कि पाकिस्तान में जाके इनको मैच खेलना है। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए और पाकिस्तानी बड़े खुश हो रखे थे। इनको लगता है सर, देखिए हर चीज़ के अंदर कश्मीर को बीच में लाना, हर चीज़ के अंदर कश्मीर को बीच में लाना, देखिए दुनिया भी परेशान हो रखी है। इस बारी उनका जो बेस्ट फ्रेंड है अर्दोग़ान, उसने यूएन में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। यस। दुनिया भी परेशान हो रखी है, यार ये बहुत हो गया है, तुम साइड में रखो अपना कश्मीर का ड्रामा। बहुत सुन लिया हमने ये। और देखिए दुनिया को क्या चाहिए था, कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, डेमोक्रेसी टाइप, एक वो टिक मार्क टाइप हो जाए, हो गया सब कुछ अब तो। खत्म कहानी, नाउ तो कुछ डिस्प्यूट बचा ही नहीं है। कहानी खत्म हो गई है सर, इलेक्शन हो गया, उन्होंने ओथ स्वेयर कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे हमको वो गवर्नमेंट पसंद हो ना हो, बट दुनिया के लेवल में तो आप देखें तो उसको तो दिखता है यार, ये तो पूरा डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया जी। चीफ मिनिस्टर बन गया वहाँ पर, पूरी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, काम शुरू हो गया। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी चल रही है। तो देयर इज़, अब दुनिया की नज़र से देखें, हमको असलियत पता है, बट दुनिया की नज़र में तो वो सब नहीं है ना। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको दिखता है यार चीफ मिनिस्टर है, बढ़िया है यार, और यंग चीफ मिनिस्टर है एकदम, मस्त वाला। बड़ा अंग्रेजी भी बोलता है, बढ़िया बात करता है यार, ये तो अच्छा आदमी है, चलो ठीक है, इससे काम कर सकते हैं। सी, ये पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर अभी भी वो टेररिज़्म-वेरिज़्म करके इनको लगता है कि भई थोड़ा मैं दुनिया के तरफ रख लूँ। और दूसरा क्या है सर कि पाकिस्तानी आर्मी का जो सर्वाइवल है, वो जब तक भारत से पंगे नहीं लेंगे, तो तब तक उनके जो इतना जो भी बजट-वजट लेते हैं, उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? सही। आज ये तो सर उनका सर्वाइवल है और कुछ नहीं। अगर जिस दिन उन्होंने कश्मीर छोड़ा, ये खत्म हो जाएँगे। दैट्स इट। अब आप देखिए, इनके इमरान खान साहब थे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। एक नियाज़ी ने बांग्लादेश तोड़ा, दूसरे नियाज़ी ने कश्मीर छोड़ा। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। इसके पुराना पुराना जो चीफ चीफ था इसका आर्मी, कमर जावेद बाजवा, उसके मुँह से निकला हुआ, भैया हमारे पास टैंक में डालने के पेट्रोल नहीं है, टैंकों में जंग लगा हुआ है, जहाज़ हमारे उड़ते नहीं है। ये तो उसने खुले में आके बोला है। तो क्या इनका वैल्यू है सर, मेरे को समझ में नहीं आता। इनको बुलाया क्यों जाता है मुझे समझ में नहीं आता। बट ठीक है, चलिए, अब जो जैसे दुनिया चलती है वो चलती है। बट अपनी अपनी पोल खुद ही खोलते हैं सर। अभी क्या हालत हो रखी है कंट्री के अंदर, ये तो सबको पता है। आपको, हमको, हर किसी को पता है। बच्चे-बच्चे को पता है भारत में कि पाकिस्तान की हालत इस टाइम पे बदतर से भी बदतर है। प्रधानमंत्री आज 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए, लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही है, सुनते हैं। मुंबई हमले की रिपोर्ट्स पर भी मेरी नजर गई। ये वो समय था जब पड़ोसी देश की आतंकवादी हरकतों की वजह से हमारे लोग अपने घर और शहरों में भी असुरक्षित रहते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब वहां के आतंकवादी ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है। साथियों, अब तो भारत ने खुल कर के कहना शुरू कर दिया है। गलत गलत क्या है सर? देखिए, अब आपको देखिए सर, ऐसा है जैसे मैंने बताया, अगर आपको बड़े बिग बॉयज़ क्लब में जाना है,
ठीक है? तो ये काम तो करने पड़ते हैं सर, अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड मतलब बिग अभी बॉयज़ तक अभी तक आदि जी, अमेरिका, इज़राइल कुछ मतलब गिने-चुने देश थे, जो घुस करके मार देते थे कहीं भी। अब भारत उस पंक्ति में न केवल आ गया है, बल्कि प्रधानमंत्री के लेवल पर सार्वजनिक मंचों पर ये कहना कि उनके आतंकवादी अब घर में भी सुरक्षित नहीं, अपनी माँद में भी सुरक्षित नहीं है। ये तो उद्घोष है सीधे-सीधे। जी, सही बात बोल रहे हैं सर। देखिए ये आपका एक आपकी तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि देखिए भारत की तरफ आप नज़र उठाएँगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। जहाँ मर्ज़ी हो हम आपके पीछे जाके आपको खत्म करेंगे। चाहे जैसे मर्ज़ी करें, उसके बाद आप अपने बंदे भेजें या ज आप अपने आप ही उसको किसी को खत्म करवा लीजिए। अब बोलते हैं ना घी निकालने के अलग-अलग तरीके होते हैं। अपना हाथ डाल लो, किसी और से करवा लो, चम्मच ले लो, उँगली टेढ़ी कर लो, जो मर्ज़ी कर लो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट सर ये एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि देखिए भारत अब एक वर्ल्ड स्टेज पे आ रहा है और मोदी साहब की मैसेजिंग बड़ी करेक्ट है और सही टाइम पे है। अगर आप देखें इस टाइम पे वो नाइजीरिया जा रहे हैं पहले। नाइजीरिया अफ्रीका में पड़ता है, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज़ इन अफ्रीका। एंड अफ्रीकन यूनियन के अंदर उसका काफ़ी वेट पड़ता है क्योंकि उसका पहले तो सर उसकी इकोनॉमी में आप देखेंगे इतना पोटेंशियल है, तो आप वहाँ पर जा रहे हो उस पोटेंशियल की बात करने के लिए। उसके बाद जा रहे हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील की तरह से ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि साहब G20 का जो डॉक्यूमेंट है, वो भारत के साथ हम लोग बात कर रहे हैं और भारत हमारी नेगोशिएशन करवा रहा है दूसरे देशों के साथ। तो ये भी दिखता है आपको। उसके बाद जा रहे हैं गयाना। गयाना में अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स और वेनेजुएला के साथ में पड़ता है। वहाँ पर थोड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, जहाँ पर भी आपने अपना से डाला हुआ है। तो आप बड़ी बातें कर रहे हैं सर इस टाइम पे एंड कैरिकॉम जो आप जिसके लिए गयाना जा रहे हैं, कैरेबियन कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 15 नेशंस होते हैं। 15 नेशंस मेक्सिको डाउनवर्ड होते हैं और मेक्सिको किसका बॉर्डर लगता है सर आपको? अमेरिका का। तो आप बिल्कुल। देख लीजिए अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर जाके आप लोगों से बात कर रहे हो वहाँ पर। तो ठीक है सर, ये तो देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि भारत अभी डिफरेंट गेम खेलने वाला है आगे जाके एंड जिस तरह की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स अभी बदलेगी और ये हमको दिखता है, जिस तरह से ट्रम्प आया है, उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जो पहले धीरे-धीरे चीज़ें चेंज हो रही थी, भारत, रशिया काफ़ी लोग थोड़ा पुश-पुश करके कर रहे थे, अब थोड़ा तेज़ होगा वो। एंड उसमें भारत का जो एक वर्चस्व है, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब वो बढ़ते हुए वर्चस्व को आपको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है सर। तो आप अगर अंदर देखें घर के अंदर कल क्या 700 किलो ड्रग्स पकड़े गए वहाँ पर। तो ये जो साफ-सफाई भी घर के अंदर भी चल रही है, एनजीओज़ को बोला गया है कि साहब अगर आप कन्वर्जन वाली एक्टिविटी में कुछ काम करते हो, तो आपको एफसीआरए लाइसेंस नहीं मिलेगा और मिलेगा तो नहीं और कैंसल भी हो जाएगा। तो आप घर के अंदर की भी साफ-सफाई कर रहे हो। अभी आप देखिए मणिपुर में वो ठुकम-ठुकाई शुरू हुई, फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने कुछ लोगों को किडनैप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रिएक्शन दिया है। तो आपको ये दिखता है कि उनको दिख रहा है कि भैया हमारा अंत आने वाला है। ये अभी कुछ लेवरेज बना के रखो, कुछ भारत के ऊपर कुछ प्रेशर डाल के रखो, नहीं तो गड़बड़ होगी। आज तो बांग्लादेश में देख सूचना लीजिए आज तो सूचना आ रही है, मणिपुर में 7 पुलिस स्टेशनों में आपा-सपा जो है बढ़ा दिया जी, गया है। जी। हुँ। तो ये इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि सर आप ज़रा ज़्यादा बदतमीज़ी मत करो, बहुत ठुकाई होगी और मणिपुर हमको पता होना चाहिए सर ये लोकल इश्यू तो है, बट ये जियोपॉलिटिकल एक इश्यू है। यस। ये डोमेस्टिक इश्यू नहीं है कि भैया 2 गुट लड़ रहे हैं आपस में, इसमें गुटों का कुछ लेना-देना नहीं है। इसके अंदर लेना-देना है ड्रग्स का। और जिस तरह से ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं भारत के अंदर पिछले 2-3 हफ्ते से, आई मीन मैं आपको सही में बताऊँ तो करीब-करीब 23 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जाना भारत के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। आई मीन कि क्या करने वाले थे भारत के अंदर, कहाँ आग लगाने वाले थे, ये तो हमको सोचना पड़ेगा आगे जाके। कभी कोई ज़िंदगी में किसी ने कोई इंटेलिजेंस वाले ने किताब-कुतूब लिखी तो हमको पता चलेगा। बट अदरवाइज़ आपको पता ही है हरियाणा इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट था। पूरा जी-जान लगा दिया लोगों ने जीतने के लिए, हरियाणा अगर नहीं जीतते तो ये लोग रोड पे आके आपकी दिल्ली को ब्लॉक करने वाले थे। महाराष्ट्र में भी देखिए सर जिस तरह के नैरेटिव्स आजकल चल रहे हैं, वो दूसरी तरफ को समझ में नहीं आ रहा है यार काउंटर कैसे करें? ये बँटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये देखिए ये एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आप बात कर रहे हो, तो आप अंदर की स्ट्रेंथ को दिखा तो रहे हो, बाहर भी आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा सर। देखिए क्योंकि भय बन बने ना प्रीत, एक वो है ना कि बिना भय के दोस्त कोई नहीं होता। तो बिल्कुल। वो एक भय ज़रूरी है एंड पाकिस्तान के अंदर तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूँगा सर भय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कनाडा में भी देख लीजिए आप, जो भी कह लीजिए सर आपने इतनी बैंड बजा के रखी है उसकी, वहाँ पर वो गवर्नमेंट ढीली हो रखी है बिकॉज़ आपने उसको तंग करना शुरू करा है। पूरी गवर्नमेंट ढीली हो गई है और अमेरिका साथ में है, वो कुछ नहीं कर पा रहा उसको रोकने के लिए। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प के जो नए अभी वो जो बॉर्डर बॉर्डर जो बॉर्डर ज़ार टाइप उनके आए हैं,
टॉम हुमन, उनका अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब सदर्न बॉर्डर, अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर से तो चीजें जो आती हैं, जो उत्तरी बॉर्डर से 10% ज्यादा टेररिस्ट घुसते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कनाडा को भी एक टेररिस्ट नेशन करार कर दिया, जो चीज आप बोल बोल के थक गए हो। तो आपका रोल जो है दुनिया के अंदर सर, ये बढ़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन। आप हमारे एक्सपोर्ट्स देखिए सर, 16% एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं पिछले साल के अंदर, और 33% आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आया है। इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है, डिप्लोमेसी आपकी स्ट्रांग है, आपके ट्रेड रिलेशन स्ट्रांग है, ऊपर से आप ग्रुपिंग्स के अंदर, ऐसी ग्रुपिंग्स के अंदर हो जहां पर आपको हर जगह एडवांटेज मिलता है। ये एक ऐसी ही कंट्री है दुनिया के अंदर जो रशिया से भी बात करती है, यूक्रेन से भी बात करती है, इसराइल से भी बात करती है, ईरान से भी बात करती है, कितनी देश हैं ऐसे। तो ये होता है सर, अपना एक दुनिया में अपनी जगह कोई आपको देगा नहीं सर, आपको जरा लोगों को साइड कर आके अपनी जगह बनानी पड़ती है। बिल्कुल। तो ये जो डायलॉग्स हैं सर, ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और ये पाकिस्तान में भी एक मैसेजिंग जाती है। बाय द वे, पिछले एक दिन के अंदर 2-3 बंदे ठुक चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। एक कोई जमात वाला बंदा है, वो ठुका है, और एक और बंदा है, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, 1 सेकंड में आ जाएगा। हाँ, इसका नाम है मौलाना मसूद अजहर का, जो उसका मेरे ख्याल से एक कजन वजन है, जिसका नाम है हमीद सूफी। वो उसको कहीं बंजौर में पाकिस्तान में ठोक दिया किसी ने आके। तो देखिए, ये करना पड़ता है सर, अब कोई एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, ना मैं कर पाऊंगा। बट मेरे को सर, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरे को आम खाने से शौक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पेड़ कौन सा लगा है मेरे को आम खाना है। बड़ा मोदी साहब खुद ही बोल रहे हैं कि यार हम ऐसे करेंगे, तो फिर ठीक है, बढ़िया है, फिर और क्या चाहिए हमको। अच्छा, ये बताइए, अभी ट्रंप का नया प्रशासन और सरकार आकार ले रही है, धीरे-धीरे चेहरे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मस्क को लिया है, तुलसी गैबार्ड को लिया है, अभी एनएस से उन्होंने माइक वाल्ट्ज को बनाया है। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं साहब? ये जो ट्रंप साहब कह रहे थे कि मैं ये डीप स्टेट को तो मैं उखाड़ फेंकूँगा, इसको तो खत्म कर दूँगा अमेरिका से। क्योंकि डीप स्टेट के भुक्तभोगी तो पिछले कुछ समय से हम भी हैं। हम भी शिकार रहे हैं उसके। तो ये जो नियुक्तियाँ हैं, क्या संदेश और संकेत दे रही हैं? देखिए सर, ऐसा है, डीप स्टेट को तोड़ना तो मुश्किल है, बट डीप स्टेट को मोड़ना आसान है। आसान मतलब कर सकते हैं। तो डीप स्टेट का अगर आप देखें सर, उसका टोटल वैल्यू जिस तरह जिस 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 एसेट्स और जिन चीजों के पे वो कंट्रोल करता है, $550 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो कोई एक देश उनके साथ लड़ नहीं सकता। ग्लोबल जीडीपी, अगर आप पूरी दुनिया की जीडीपी देखें, 105 ट्रिलियन डॉलर है सर, और डीप स्टेट के पास एसेट $550 ट्रिलियन के हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि उसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं उसको आप डैमेज कर सकते हो, उसको आप मोड़ सकते हो, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके कई भागों को अलग कर सकते हो, उनको थोड़ा सा सबक सिखा सकते हो, और अपने बंदों को अंदर घुसा सकते हो। तो ये चीज मेरे को दिखती है कि सब भारत भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है, रशिया भी यही चीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने 2012 में कोशिश करी, लेकिन चाइना ने बोला कि तुम लोग हट जाओ, मैं बन जाता हूँ पूरा दुनिया का डीप स्टेट। तो उसकी हालत अब देख लीजिए क्या कर रखी है चाइना की। तो उसको इकोनॉमी डाउन है, ट्रंप यस। आके बोलता है मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा तेरे ऊपर, तो वो पंगे कोई नहीं लेगा सर इनसे। दे जस्ट वे टू पावरफुल, बहुत ज्यादा दम है इनके अंदर। बट सर, ट्रंप का कहना क्या है कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ दिस। इसका मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि जो एक नेशनलिज्म मिसिंग हो गया था अमेरिका के अंदर, जो एक सेल्फ इंटरेस्ट मिसिंग हो गया था, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है। अब भारत जैसे देश के साथ आप रोज ही दुश्मनी लेके बैठ जाते हो, कोई बेवकूफी वाला स्टेटमेंट। अभी वो आईसीसी का हम बात कर रहे थे सर, आईसीसी के ऊपर अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया, ना तूने कभी क्रिकेट खेला है भाई, ना कभी खेलने का तेरे को शौक है, तू कहाँ से स्टेटमेंट दे रहे हो तुम। तो ये ना, एक वो जो ग्लोबल पुलिसमैन का रोल है, वो अभी सूट नहीं करेगा अमेरिका को। बहुत सारे देश हैं जो मानते नहीं इस चीज को। तो ट्रंप को भी ये चीज पता है सर। तो ये जो इनकी डीप स्टेट की एम्बिशंस हैं कि हम दुनिया पे राज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसको थोड़ा सा पुश डाउन करेगा, क्योंकि वो बताएगा उनको कि साहब ऐसे कर रहे हो आप, ये करके तो हम अलग हो जाएंगे यार दुनिया से। ये अलग है। दूसरा सर, जो इसने बंदे लिए हैं, ये सारे बड़े हार्डकोर बंदे हैं। अगर आप इसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एनएसए को देखें, टिम वॉल्स एंड मार्को रूबियो, इनको देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये बड़े सॉलिड एंटी चाइना बंदे हैं। तो आगे का नैरेटिव क्या होने वाला है, वो भी आपको दिखना शुरू हो रहा है कि अभी चाइना की घंटी बजने वाली है पूरी तरह से। तुलसी जी, जी। गाबर्ड, अब लोग बोलते हैं भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की नहीं है भारतीय वो मूल की नहीं है, बिल्कुल। हिंदू है। शी इज अ यस। हिंदू, देयर इज नथिंग, आई मीन दिस थिंग अबाउट इट।
उनका पैदाइशी कहीं भारत के आसपास कहीं भी नहीं हुआ है। बट यस। अब क्या है ना, हिंदू बोल के वो गाली निकालने का शौक इतना हो गया है, तो इनको हिंदू में गाली निकालते हैं, साथ में भारत को चेप देते हैं लोग। बट प्रॉब्लम ये इनको ये दिखती है कि ये जो जितने भी लोग ट्रंप ने हायर करे हैं, ये रियलिस्ट लोग हैं सर। ये हवा की दुनिया में नहीं रहते कि भैया हम ही हम हैं तो क्या गम है, तुम ही तुम हो तो तुम तो सारे गधे हो टाइप्स, एक वो डायलॉग है ना, साडा कुत्ता सादा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। तो एक वही हालत है इनकी अमेरिका की, इनका सोचने का नजरिया वही है सर। ट्रंप ने जो एक चीज करी है अभी इस टाइम पे इलॉन मस्क और इन चीजों को लेके सर, आपको दिखेगा कि नया डीप स्टेट का स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे करके फॉर्म होएगा। क्योंकि यस, जितने पुराने यस। एलिमेंट्स हैं उसमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को भी लात मार के बाहर भगाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराने एलिमेंट्स हैं, इनका वैल्यू खत्म हो गया है, प्लस ये पूरी तरह से एक्सपोज हो रखे हैं। अगर जॉर्ज सोरोस को आके मोदी साहब को डायरेक्टली गाली देनी पड़े, दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। तो इन सबको साइड किया जाएगा सर। इलॉन मस्क जैसे बंदे अंदर अंदर घुसेंगे। अब इलॉन मस्क को आप देखिए सर, उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है एक्स, उसके पास एआई है जिसका नाम है ग्रॉक, उसके पास रॉकेट्स पूरा सब कुछ है जिसका नाम है वो क्या स्पेस एक्स, उसके पास पूरी तरह से स्टारलिंक है, तो दुनिया में हर जगह वो स्टारलिंक। इंटरनेट। हाँ। उसके बाद वो ब्रेन में भी वो कुछ चिप्स विप्स डालने की बात कर रहा है। कितनी चीजें हैं, हर चीज में घुसा हुआ है वो, एंड ही सपोज टू बी बिकमिंग अ ट्रिलियनेयर नाउ। तो उसका टाइम आ चुका है इस डीप स्टेट के स्ट्रक्चर में घुसने का। सो डीप स्टेट का जो स्ट्रक्चर है आपको दिखेगा, ये जो पुराने लोग थे उनको निकाला जाएगा ना। इसी के तहत मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर बताता हूँ कि डीप स्टेट का जो स्ट्रक्चर था पिछले साल तक, हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे वो क्लब ऑफ रोम में बैठते थे, उनके स्ट्रक्चर में क्लब ऑफ रोम एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बैठते थे ना। उसका क्लब ऑफ रोम अगर आप गूगल करेंगे उसका इंडिया चैप्टर भी है और वहां पर सब कुछ चीजें हैं। ये साल इलेक्शन के बाद मनमोहन सिंह का जी का नाम हटा दिया गया वहां से। तो ये हिंट्स देता है कि आपको भैया अभी गेम चेंज होने वाली है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने आप को डीप स्टेट के जितने भी जो जो लोग हैं उनके साथ बात करके, उनके साथ सेटिंग करके अपने किसी आदमी को वहां बिठा लें। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा हिंट देता हूं मैं आपको सर। जी, बाकी जी। सब ठीक है सर, बाकी सब ठीक है। अडानी ने, अंबानी ने नहीं, अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू वेलकम बोला और कांग्रेचुलेशंस बोला। तो आपको वो भी दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, देखिए सर मनी पावर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डीप स्टेट में घुसने के लिए, आपको चाहिए वो इतना पैसा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी चल रहा है कि भैया किसी तरह से हमारे भी एक दो लोग अगर उसमें घुस जाएं तो हमारे भी इंटरेस्ट को थोड़ा ध्यान में रखे। एट द एंड ऑफ इट आप एक उभरती हुई पावर है। और यहाँ पर सही। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो नैरेटिव जा रहा है कि साहब हम किसी चीज के एंटी नहीं है, हम बोल रहे हैं यार इस चीज को बदलो, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बदलो, उसको रिफॉर्म करो। हम ये नहीं बोलते कि वर्ल्ड ऑर्डर को उठा के कचरे के डब्बे में फेंको जो चाइना बोलता है। तो डीप स्टेट वाले भी देखते हैं यार ये रिविजनिस्ट पावर नहीं है, ये रिफॉर्मिस्ट पावर है। उसमें डिफरेंस होता है। रिविजनिस्ट का मतलब क्या होगा कि सब पूरा स्ट्रक्चर उठा के फेंक दो, कचरे डब्बे में डालो, उसके बाद मेरे जो मैं बोलता हूँ वैसा स्ट्रक्चर बनाओ। वो कोई मानेगा नहीं सर, इन लोगों ने तो हजारों साल से दुनिया पे राज करा है, वो कोई मानेगा नहीं। बट जब वो भारत की तरफ देखते हैं वो बोलते हैं यार ऐसा नहीं है, हमको कोई चीज तोड़नी ताड़नी नहीं है, हमको रिफॉर्म चाहिए। ये जो करंट स्ट्रक्चर है अच्छा है, चलता है, इसमें ये चीजों को जरा चेंज करिए, और वो चेंजेस के लिए आप काम करेंगे आगे जाके। तो आपका जो एक ग्लोबल नजरिया है, मैं आपको बता रहा हूं सर, अगले 2 से 3 साल के अंदर आपको दिखेगा कि जब भारत कोई एक स्टेटमेंट देगा किसी दुनिया में किसी एक क्राइसिस के बारे में, दुनिया घूम के देखेगी यार ये यहां से है, सुन लो। और मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, चूँकि इधर भारत जो है वो केंद्रीय भूमिका में आ रहा है। साउथ ग्लोबल की हम जब बात करते हैं, हम जब रूस-यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, या जो मिडल ईस्ट में हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो कहीं न कहीं भारत की एक भूमिका दिखाई दे रही है। जी। लेकिन भारत को थोड़ा-सा परेशान करने के लिए, घेरने की कोशिश करने के लिए, जो कुछ 5 अगस्त में यहाँ शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट करके बांग्लादेश में गुस्ताखी की गई, और उसमें सब थे। उसमें जमात भी थी, डीप स्टेट भी था, बीएनपी भी थी, कुछ दूसरी ताकतें भी थी। एक खबर ये भी आई थी कि राहुल गांधी भी किसी मीटिंग में थे लंदन में। ये शोएब चौधरी ने दावा किया, जो बांग्लादेशी पत्रकार है, ब्रिटिश के संपादक। पता नहीं राहुल गांधी की क्या भूमिका हो सकती है।
तो बहरहाल वो एक शिगुफ़ा था या सीरियसनेस थी उसमें वो अलग बात है। लेकिन क्या हमारे यहाँ ट्रंप के आने के बाद कुछ चीज़ें हमें बदलती हुई दिखाई देंगी, ख़ास तौर से बांग्लादेश के हवाले से? सर पहले देखिए बांग्लादेश तो दिखेगा आपको चेंज होता हुआ, क्योंकि ये जो हर एक एक जो देश रहेगा वो अपने रीजन को संभालने की कोशिश करेगा। और मैं सही में बताऊं सर, मैं तो बहुत खुश हूं जब ये जिस तरह की चीजें होती हैं, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जो हिस्टोरिकल हमारी हमारी गलतियां थी, अगर आप देखेंगे कितनी गलतियां करी सर आपने 1971 में, आपने ये देश बनाया, आप अपना बॉर्डर नहीं सीधा कर सके उनसे। और ये जिन्होंने देश बनाया उनको हम आयरन लेडी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप अपना बॉर्डर नहीं सीधा कर सकते थे वहां पर, तो ऊपर से थोड़ा सा काट कूट के बॉर्डर नहीं कर सकते थे। आपका बॉर्डर मोदी साहब ने आके फाइनलाइज करा एट द एंड ऑफ इट जाके। 30 साल लग गए लेकिन बॉर्डर नहीं कर पाए आप ठीक। तो ये चीजें आप देखिए, पाकिस्तान के साथ भी कितने आपने युद्ध लड़े हैं, लेकिन अपना बॉर्डर नहीं सीधा करा उनके साथ। आपके पास उनके 93,000 लोग थे, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते थे कि आप ये जो भी है ये जरा इसको सीधा करो। कर सकते थे, करने को तो बहुत कुछ हो सकता था, बट करा नहीं सर। तो ये दुनिया देखती है, दुनिया देखती है कि यार ये अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, तो हम क्यों करें इनके लिए। आज आपके पास जो एक सरकार है वो बोलती है कि साहब हमारा इंटरेस्ट सर्वोपरि है, हम उसके उससे हटेंगे नहीं, हम उसके ऊपर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर उनको भी दिखता है यार ये कंट्री है, अब ये सीरियस है। हर चीज में देखिए भारत का एक नाम आता है कि यार इंडिया इज डूइंग दिस, इसको जरा देखते हैं क्या करना है। तो ये आपको चेंजेस दिखेंगे, और ये जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुई हैं हमारी तरफ से वो आपको दिखेंगी, धीरे धीरे करके चेंज होंगी। और देखिए शेख हसीना के ऊपर काफी लोगों का एक वो ख्याल है, अरे उसको हटा दिया, ये कर दिया। देखिए सर, ये तो कभी ना कभी तो होना ही था। शेख हसीना भी 77 ईयर्स की हो रखी है, कितना टाइम चलेंगी वो। आई मीन ये तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल होना ही था। बेटर इट इज कि आज हो रहा है तो आप संभाल पा रहे हो, कल जब आप एक बड़ी पार बन जाओ उसके बाद ये सब आपके कोने में हो तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। अब जैसे अमेरिका में के साथ में मेक्सिको है, अगर वहां पर कोई रेजिम चेंज हो जाता है तो फिर अमेरिका का इज्जत डाउन हो जाती है कि यार तुम अपने साथ में की कंट्री को तो बचा नहीं पाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तीसरा चीज सर, बांग्लादेश देखिए ऐसा है, बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो बनाया है एक बहुत ही लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों ने। क्लिंटन, ओबामा, यूनिस। अब वो लेफ्टिस्ट का टाइम अप हो गया है सर दुनिया के अंदर। तो ये कितना टाइम चलेगा सर, ये तो मुझे मैं तो अंडर 1 साल बोलूंगा सर, उसके पहले ये पूरा सब कुछ आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और ये चीज मैंने मालदीव्स की भी बोली थी। मालदीव्स ने भी कितनी सारी चीजें बोली थी कि साहब हम भारत के साथ ये नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, यहाँ से चले जाओ, ये करो वो करो। अब वही मालदीव्स का जो आके भारत में बोलता है यार आपको जो भी डिफेंस प्लेटफॉर्म लगाने हैं साहब वहां लगा लो, आपको जो भी करना है आप कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये देखिए, अब ये लोग ना एक सर हिस्ट्री में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन होती है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और एक आदमी ने किताब लिखी है इसके ऊपर जिसका नाम है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। रॉबर्ट कैपलन की किताब है सर ये। ऑल्दो अगर आप उसको पढ़ें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसका जो मूल एक बेसिक में अगर आपको बताऊं कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, अपनी ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते। वो नहीं हो सकता। और जो आपके नेबर्स हैं, स्पेशली जो आपके बड़े नेबर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा। या तो आप इतने ताकतवर बन जाओ कि भैया जैसे भारत ने चाइना को आंखें दिखानी शुरू करी हैं कि आप अपने आप खड़े हो सको। अगर आप इतने ताकतवर नहीं हो तो फिर यार आप थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब साइज डज मैटर सर। इतना बड़ा देश है, इतना सा बांग्लादेश है, उड़ीसा से छोटा तो बांग्लादेश है। तो ये देखिए अब एक टॉलरेंस लेवल है। वहां पर इस्कॉन को बोलते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, अगले दिन मोदी जी इस्कॉन मंदिर पहुंच जाते हैं। तो मैसेजिंग तो आप भी करते हो कि हाँ हम खड़े हैं इस्कॉन के साथ, जरा ध्यान से कुछ करना मत, नहीं तो आपकी हालत खराब कर देंगे। उन्होंने बिल्कुल। चिटागोंग के अंदर उल्टे काम करे, यहाँ पर उसके अगले दिन हमारे सीडीएस साहब से उनकी बात होगी, उनके आर्मी चीफ की। तो क्या हुआ उस कॉन्वर्सेशन के अंदर, बाकी सब तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन के बाद आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश का स्टेटमेंट आया कि भैया हम एक प्यारा सा देश बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सब मूल, सब भाषाओं, सब धर्मों के लोग रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ऑब्वियसली झटके तो जा ही रहे हैं, जो पब्लिक डोमेन में कोई बताएगा नहीं सर। ये चीजें पब्लिक में थोड़ी डिस्कस करेंगे, एमईए की ब्रीफिंग थोड़ी आएगी, आज मोदी साहब ने इसको निकाल के गाली मारी है, उसने जाके उसको गाली मारी, ये तो आएगा नहीं कभी, हमको पता ही नहीं होगा। ये हमको एनालिसिस करके देखना पड़ता है। लास्टली मैं आपको एक चीज बताऊं सर कि ये जो बांग्लादेश और नेपाल और ऐसे देश हैं, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सर, आपको इनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू एडजस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप टेक ओवर कर लो या कुछ, आपको उनको अपनी रेड लाइंस बतानी पड़ेंगी, यार ये रेखा को आपने क्रॉस नहीं करना है।
आप अगर करोगे तो आपके ऊपर मोटा कॉस्ट आएगा। हम आपको कभी मारेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, बट आपके ऊपर एक कॉस्ट डालने की हमारी पूरी-पूरी क्षमता है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं सर, आई एम वेरी हैप्पी। और ट्रम्प के आने से देखिए, अगर आपको मैं ट्रम्प के पिछले टर्म में बताऊँ, सो 2016 में आए थे, 2016 में आपने डिमोनेटाइजेशन करा, उसके बाद आपने 370 करा, उसके बाद आपने बालाकोट करा, उरी करा, ये सब कुछ करा आपने ट्रम्प के टर्म के अंदर। यस। और उस टाइम पे ट्रम्प ढीला था सर। इस बार ही ट्रम्प आया फुल स्ट्रेंथ में। अब देखिए, जो भी कह लीजिए, अमेरिका इज़ अभी भी ग्लोबल लीडर एक है। तो आपको ये थोड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। मैं तो बाहर के देश को तो बोलूँगा सर, जो आस-पास के हैं, हमारे अंदर भी थोड़ी साफ-सफाई और झाड़ू-पोछे की ज़रूरत है। तो वो भी करना ये पड़ेगा। बात तो ये और बात तो आप वो हो बिल्कुल रही है। सही कह रहे अगर आप देखिए, इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी लोग गुस्सा होते हैं कि इनको निकाल के क्यों नहीं फेंक रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ, निकाल के फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इनका जो इकोसिस्टम है, जो उनको यहाँ पर सर्वाइव करने देता है, उनके लिए फेक आईडी बनाता है, उनको पैसे देता है, शरण देता है, जब तक आप उनको हटाओगे नहीं, जब तक ये पूरा जो एक एक रैकेट है उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। अगर आप कल परसों की न्यूज़ देखें, रांची में एक पूरा रेड हुई है जिसके अंदर ये फेक पासपोर्ट, आधार सब कुछ बनाते थे। मतलब बंदा आए, उसका पूरा-पूरा नाम हुलिया चेंज करके उसको भारतीय सिटीज़न बना देते थे। तो एक रांची में हुआ है, एक साउथ इंडिया में कहीं पे हुआ है। तो ये देखिए, आपको दिखेगा, ये धीरे-धीरे करके जो एक मानसिकता है भारत के अंदर कि सब चलता है, एटीट्यूड, ये धीरे-धीरे करके खत्म होता हुआ आपको आगे दिखेगा। तो अपॉर्च्युनिटी बहुत बढ़िया है सर, जब दुनिया अभी अपने अंदर देख रही है, आप भी थोड़ा अपने अंदर देखिए, अपने आस-पास देखिए और साफ-सफाई करिए। आपने पिछले ट्रम्प के रिजिम में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े स्टेप लिए थे, उनकी चर्चा की है। आप कहीं पीओजेके की तरफ, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? सर, मेरे को गिलगिट-बाल्टिस्तान पसंद है। मेरे को पीओजेके का जो वो नीचे वाला इलाका है, जो आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं पाकिस्तानी, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पीओजेके के अंदर एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, आप जाके वहाँ पर सेंट्रल एशिया और ये सब जा सकते हो, बट पीओजेके के अंदर चाइनीज़ बैठे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान वाला हिस्सा नहीं है, ये इसके लिए आपको चाइनीज़ से बात करनी पड़ेगी। जो नीचे वाला इलाका है सर, जहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद और ये सब जगह हैं, बालाकोट, मतलब बालाकोट तो एक उस तरफ भी है, एक इस तरफ भी है बाय द वे। पीओजेके के अंदर वो जो ये जो पतली सी एक डंडी सी आती है, उसके अंदर भी एक बालाकोट है। ये सर भरे हुए हैं, 40 लाख वहाँ पर घुसे हुए हैं, इतने रेडिकल हैं वहाँ पर। और ये वो ऐसी जगह है सर, जब हमारे सोल्जर्स की पुराने ज़माने में सर्वर काट के लेके जाते थे, वहाँ पर चौराहों पे लगाते थे और लोग ताली बजाते थे उधर पे। तो इनका रेडिकलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे है सर। अगर तो पाकिस्तान ये प अपने बंदों को वहाँ से हटा के हमको पूरी ज़मीन ऐसे दे दे तो कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह ले लेते हैं। नहीं तो थोड़ा-सा हमको संयम बरतना पड़ेगा। और मेरा तो, मैं आपके चैनल पे ये बोलना चाहूँगा, मेरा नैरेटिव थोड़ा-सा टेढ़ा है सर। मैं वेस्ट की तरफ नहीं देखता सर, मैं ईस्ट की तरफ देखता हूँ और मैं बोलता हूँ, मेरे को कैलाश वापस दो। सही। पीओजेके में 40 लाख जिहादियों को नहीं चाहिए मुझे। मुझे मेरा कैलाश, मेरे महादेव की जगह मुझे वापस दे दो, मैं खुश हूँ। पीओजेके जाने वो दो, तो रख लो अपने पास। हाँ, अगर लद्दाख का विस्तार करना हो तो गिलगिट बाल्टिस्तान ठीक है। जी, तो मेरे को महादेव की जो जगह है कैलाश, जिसमें सनातनियों का इतना इतना हमारी जो श्रद्धा है, वो जगह हमारे को वापस मिलनी चाहिए। मानसरोवर और कैलाश की जो जगह है, वो हमारी थी, है और हमेशा रहेगी। तो मेरा थोड़ा-सा इस तरफ रहता है। और मेरे को काफ़ी लोग गालियाँ निकालते हैं कि तू देखता नहीं है उस तरफ, बट मेरा नज़रिया ये है, सो मैं इसमें काफ़ी अड़ा हुआ हूँ, क्योंकि खून तो सनातनी का है, तो मेरे को मेरे महादेव वापस चाहिए। पीओजेके आप रख लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आई मीन मज़ाक में बोल रहा हूँ, बट गिलगिट-बाल्टिस्तान सर एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। आपको चाइनीज़ के साथ कहीं न कहीं आगे जाके डील करना पड़ेगा। आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। किस तरह उस एरिया का कुछ ना कुछ डिवीज़न कुछ तो करना पड़ेगा आपको। उससे आपको अफ़गानिस्तान का एक्सेस मिलता है, जो आज नीचे से आप चाबहार से होते हुए ऊपर जाते हो। आपको सेंट्रल एशिया की तरफ जाने को मिलता है। पूरा तो आप रेशम कॉरिडोर खुल जाता है आपका। यस, बिल्कुल सही तो बात ये कह रहे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा सर, वहाँ पर ना मिनरल्स बहुत सारे हैं। पहाड़ है ना, तो पहाड़ों में काफ़ी मिनरल्स होते हैं, नए पहाड़ हैं। तो एक्सप्लोरेशन करेंगे तो आपको वहाँ बहुत चीज़ें मिलेंगी। टूरिज़्म की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उस जगह के अंदर। माउंटेनियरिंग की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। K2 है उधर पे, नंगा पर्वत है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो पोटेंशियल बहुत है उस जगह के अंदर, कनेक्टिविटी का, सब कुछ। और देखिए, दूसरी चीज़ क्या रहेगी, आप अगर वो जगह को नेगोशिएट करके अपने पास ले आ सकते हैं, तो पाकिस्तान चाइना का जो गठजोड़ है आपके सिर के ऊपर, वो चीज़ आप कंप्लीटली हटा सकते हैं। हैं। हाँ, तो खत्म कर देंगे। ऑन अ सीरियस एस्पेक्ट, यस, गिलगिट-बाल्टिस्तान की तरफ हमको देखना चाहिए, बट थोड़ा ध्यान से, क्योंकि उन लोगों का क्या करना है उसका प्लान आपको बनाना पड़ेगा सर।
मेरे को वही ऐसे डेमोग्राफी जैसे जम्मू के अंदर आज 60-40 हो गई है सर। अभी आप ये 40 लाख और ले आओ तो बेचारे हिंदू 10% बचेंगे वहां पर, और आपको पता है जब 10% बचते हैं किसी जगह पे हिंदू, उनके साथ क्या होता है आप सबको पता है सर। यस। जी चलते चलते कल कनाडा का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। एक कोई सिखों का एक प्रोसेशन निकल रहा था और कोई वीडियो बना रहा था, खालिस्तान का झंडा लिए हुए था, और वो कह रहा था कि साहब आप लोग जो है यहाँ से सुबह की फुर्सत में निकल लो यूरोप की तरफ और इज़राइल की तरफ जहाँ से आप आए थे। अब ये कनाडा तो खालिस्तानियों का है, मतलब जी उन्होंने उद्घोष कर दिया कि साहब कनाडा को ही हम खालिस्तान बनाएंगे। क्या कहेंगे? सर देखिए, ये चीज तो हम बोल बोल के थक गए हैं। मैटर ऑफ फैक्ट जयशंकर जी के अगर आप लेक्चर्स देखें, वो तो बोल बोल के थक गए हैं। भाई तुम किस 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 लोगों को लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हारे घर में आग लगेगी, फिर हमको मत बोलना बाद में। अब आप देखिए कैनेडियन सिटीजन बोलते हैं यार वापस ले जाओ इनको। हम क्यों लेके जाए भाई, ये तुम्हारे सिटीजन है, तुम रखो अपने पास, करो उनका काम। हमको नहीं चाहिए वापस ये, यू कीप देम। अब देखिए सर, कनाडा बन गया खालिस्तान, हम तो पहले मस्ती में बोलते थे ये चीजें, बट रियलिटी यही है सर। देखिए ये जो जितने भी ये जो टेररिस्ट माइंडेड लोग होते हैं, ये जिस थाली में खाते हैं उस थाली में ही छेद करते हैं सर। ठीक है, और ये पाकिस्तान की अगर आप हालत देखें तो वही टेररिस्ट हैं जिसको पाकिस्तान ने पनौती दी है, बढ़ाया है, उसको यू नो हथियार वथियार दिया, वही टेररिस्ट इनको मारते हैं। तो यही चीज हर्ष कनाडा का होने वाला है। अब एक वीडियो के रिएक्शन देखिए सर, लोकल कैनेडियन लोग जो है वो ये क्या हुआ, ये कहां से आया यार, ये कौन बोल रहा है, हिम्मत कैसी हुई इसकी, ये वो। अब देखिए इनकी हिपोक्रेसी भी इतनी अच्छी है। ये बंदा है, इसका नाम है इंद्रजीत सिंह मेरे ख्याल से, इसने जी। ये बोल तो दिया। अब ये खालिस्तानी बोलते नहीं 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 जी, ये सबका ओपिनियन नहीं है, सिर्फ एक आदमी का ओपिनियन है। तो मैंने किसी एक खालिस्तानी को पूछा, मैं बोला अच्छा ये बता, जो एक वो रॉन बैनर्जी था जिसने बोला था कि इंडियन आर्मी को अटैक करना चाहिए कनाडा को, वो भी तो एक ही बंदा था। हाँ। उनने तो सारे हिंदुओं को भी चिपका दिया उसको नाम। वो भी तो एक अकेला आदमी था ना, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो फिर अब देखिए ना सर, जिनका नाम ही खालिस्तान हो, वो क्या लॉजिक बनाएंगे किसी से सर? खाली रखा हुआ है सब कुछ, ऊपर नीचे सब एम्प्टी है। और कनाडा सर देखिए, मेरे हिसाब से कनाडा में जब तक कोई जबरदस्त मोदी ट्रंप ऐसा बंदा कोई नहीं आता, ये कंट्री बहुत बुरे हाल में जाने वाला है। लोग पॉल पॉलिवेयर की तरफ देखते हैं जो उनका दूसरा लीडर है कि भाई वो कुछ कर लेगा, ये कर लेगा। बिल्कुल चांस नहीं है सर, बिकॉज इनका ऑलरेडी बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है, इकोनॉमी हिली हुई है और वहां पे रोजगार भी नहीं है, बहुत बुरा हाल हो गया। बहुत बुरा हाल है। तो ये सर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो पूरा गैंग इन लोगों ने वहां पर खड़ा किया हुआ है, अब वो गैंग के इतने सारे इंटरेस्ट हैं, ड्रग्स के अंदर, एक्सटॉर्शन के अंदर, इन चीजों के अंदर, वो कहाँ पर आपके मेन स्ट्रीम पे आएंगे सर? उनको तो शौक ही नहीं है ये इलेक्शन विलेक्शन ये वो। उनको चाहिए यार हमारा बंदा बैठे, हमारा गैंग चलता रहे, और बाकी सब ठीक है, उसके बाद देखते रहेंगे। तो ये हालत है वहां पर, और ये तो सर खराब होती जाएगी, आप देखते रहिए। अब मैं आपको आखिर में यही चीज बोलूंगा सर, ये जो अर्श दल्ला को इन लोगों ने पकड़ा है ना, ये पकड़ा इसलिए है कि ताकि कोई उसको बचा सके। बोलते हैं ना प्रिवेंटिव अरेस्ट टाइप, जी जी ये जी, वो कर रहे अंदर हैं सर। रहेगा तो उसकी जान बची रहेगी। जी, ये वो कर रहे हैं लोग। सही है। ये तो हालत है सर इस कंट्री की। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय धन्यवाद सर। निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद नमस्कार। सर।